मैं डॉक्टर संगीता झा, सहायक प्राध्यापक, शासकीय राजलोचन महाविद्यालय। आज मैं 4th सेमेस्टर का पहला पेपर इकोनॉमिक्स ऑफ ग्रोथ एंड प्लानिंग का एक चैप्टर देख रही हूँ, ड्यूलिस्टिक थ्योरी। ये 4th यूनिट का एक टॉपिक है। ड्यूलिस्टिक थ्योरी जो है प्रोफेसर बेंजामिन हिगिंस के द्वारा प्रस्तुत किया गया। जैसा कि हमें ज्ञात है कि अल्पविकसित देशों में प्राय दोहरी अर्थव्यवस्था पाई जाती है, अर्थात जो अल्पविकसित देश हैं वहाँ दो प्रकार की अर्थव्यवस्थाएं होती हैं, एक होती है औद्योगिक और एक होती है ग्रामीण। इस प्रकार से हम अर्थव्यवस्था में दो अंतर देख सकते हैं, ये दोहरी अर्थव्यवस्था के नाम से जिसको जानते हैं। ये दोहरी अर्थव्यवस्था और अल्पविकसित देशों में एक बड़ी मात्रा में पाई जाने वाली बेरोजगारी की समस्या, ये दोनों का अंतर संबंधित करते हुए प्रोफेसर बेंजामिन हिगिंस ने ये वाली थ्योरी अपनी दी है। तो आइए देखते हैं कि ड्यूलिस्टिक थ्योरी या द्वैतवाद क्या है। वर्तमान में अल्पविकसित देशों में प्राय दोहरी अर्थव्यवस्था पाई जाती है और इस दोहरी अर्थव्यवस्था के कारण क्या होता है कि पिछड़ापन पाया जाता है। वहाँ का आर्थिक विकास बहुत कम हुआ रहता है। इस समस्या को लेकर प्रोफेसर बेंजामिन हिगिंस ने एक आधुनिक दृष्टिकोण प्रस्तुत किया। हालांकि ये समस्या काफ़ी पुरानी है, जब से विकास की बात आई तब से हम देखते हैं कि इस प्रकार का अंतर अल्पविकसित अर्थव्यवस्था में पाया जाता है, परंतु इसको आधुनिक दृष्टिकोण से देखने का श्रेय प्रोफेसर बेंजामिन हिगिंस को जाता है। अल्पविकसित देशों में प्रमुख समस्या वर्तमान और भविष्य में आने वाली बेरोजगारी श्रम शक्ति को रोजगार के उपयुक्त अवसर प्रदान करने की है। इस समस्या को आधार बनाकर प्रोफेसर बेंजामिन हिगिंस ने द्वैतवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। जैसा कि हमें पता है कि अल्पविकसित देशों में एक बहुत बड़ी समस्या गरीबी के साथ साथ बेरोजगारी की है। बेरोजगारी वर्तमान में जो श्रमिक बेरोजगार हैं, लोग बेरोजगार हैं, उनको तो रोजगार देने की समस्या है ही, साथ में भविष्य में आने वाली एक बड़ी संख्या, क्योंकि यहाँ जनसंख्या की भी काफ़ी समस्या है, तो भविष्य में जो जनसंख्या आने वाली है उनके लिए भी हमको रोजगार की चिंता करनी होगी। तो ये तो वर्तमान और भविष्य दोनों ही स्थिति में एक बड़ी मात्रा में जो बेरोजगार हमारे सामने उपस्थित होंगे, उनके रोजगार की समस्या या उनके लिए रोजगार के अवसर उत्पन्न करना एक बड़ी समस्या इन देशों की होती है। प्रोफेसर बेंजामिन हिगिंस का विचार था कि अल्पविकसित देशों में पाए जाने वाला औद्योगिकरण रोजगार के अवसरों में आनुपातिक वृद्धि नहीं करता, इसलिए वह इन देशों में विस्तृत बेरोजगारी की समस्या को सुलझाने में असमर्थ रहता है। तो बेंजामिन हिगिंस का मानना था कि विकसित देशों में औद्योगिकरण तो अपनाया गया है, परंतु ये औद्योगिकरण इतनी मात्रा में रोजगार देने में सफल नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि जिस मात्रा में रोजगार के अवसरों में वृद्धि हुई आनुपातिक रूप से बहुत कम है। श्रमिकों की संख्या बहुत ज़्यादा है बेरोजगारों की, और उस मात्रा में बहुत कम अनुपात में रोजगार उत्पन्न कर पाता है, और इसी कारण इन देशों में विस्तृत रूप से बेरोजगारी पाई जाती है, जिसको सुलझाने में औद्योगिकरण सफल नहीं होता। प्रोफेसर हिगिंस ने जो द्वैतवाद दिया उसे तकनीकी द्वैतवाद के नाम से हम जानते हैं। तो तकनीकी द्वैतवाद से आशय होता है कि अर्थव्यवस्था में प्रारंभिक और आधुनिक सेक्टरों का एक साथ पाए जाना। इसका मतलब परंपरागत सेक्टर या क्षेत्र और आधुनिक क्षेत्र एक साथ पाए जाते हैं, जिनकी क्या विशेषता होती है कि तकनीकी रूप से उनमें भिन्नता पाई जाती है। तकनीक के भिन्न भिन्न स्तरों पर वो काम करते हैं, और अल्पविकसित देशों में प्राय इस प्रकार का द्वैतवाद पाया जाता है। प्रोफेसर हिगिंस के अनुसार इन दोनों क्षेत्रों में साधनों की भिन्नता और उत्पादन फलन की भिन्नता इस द्वैतवाद का प्रमुख आधार है। तो प्रोफेसर हिगिंस का मानना है कि इन क्षेत्रों में साधन भी भिन्न भिन्न पाए जाते हैं। तो उन्होंने दो साधन को वैसे लिया, आगे जाके हम देखेंगे कि श्रम और पूंजी, ये दोनों की उपलब्धता भी इन क्षेत्रों में भिन्न भिन्न पाई जाती है, और उत्पादन फलन अर्थात कि उत्पादन में इन साधनों का प्रयोग भी भिन्न भिन्न पाया जाता है, जिसके कारण उत्पादक रोजगार के अवसर भी बहुत कम रहते हैं। और प्रोफेसर हिगिंस ने तकनीकी द्वैतवाद के अपने सिद्धांत में साधनों की अनुपात की समस्या को
साधनों के अनुपात की समस्या को अल्प विकसित देशों की बेरोजगारी के साथ संबंधित करने का प्रयास किया है। अल्प विकसित देशों में साधनों के स्तर पर संरचनात्मक असंतुलन पाया जाता है। अभी संरचनात्मक असंतुलन क्या होता है कि एक ही साधन को भिन्न भिन्न प्रयोगों में भिन्न भिन्न प्रतिफल प्राप्त होता है। इसका मतलब वही मजदूर यदि कृषि क्षेत्र में उनकी मजदूरी अलग होगी, औद्योगिक क्षेत्र में अलग होगी, औद्योगिक क्षेत्र में भी विभिन्न क्षेत्रों में भी उसको अलग अलग प्रतिफल या पारिश्रमिक प्राप्त होता है। ये मुख्यतः इन क्षेत्रों की विशेषता होती है। प्रोफेसर हिगिंस अपने सिद्धांत में किसी दो सेक्टर मतलब दो क्षेत्र, उत्पत्ति के दो साधन और दो वस्तु वाली अर्थव्यवस्था के संबंध में अपना विश्लेषण प्रस्तुत करते हैं। तो उन्होंने दो प्रकार की अर्थव्यवस्था बताई है। एक है परंपरागत ग्रामीण सेक्टर। तो परंपरागत ग्रामीण सेक्टर की क्या क्या विशेषता होती है? तो यह क्षेत्र किसानों के द्वारा खेती, कारीगरी, छोटे उद्योग भी लगा हुआ है। दूसरी विशेषता यह है कि इसमें उत्पन्न होने वाली वस्तुओं को विभिन्न प्रकार के तकनीकों, श्रम व पूंजी और विकसित भूमि के संयोगों के द्वारा उत्पन्न किया जा सकता है। तो पहली तो विशेषता हो गई कि यहाँ पर खेती किसानी या छोटे कारीगर या छोटे लघु और कुटीर उद्योग रहते हैं। दूसरा ही कि इसमें जो तकनीकों का प्रयोग किया जाता है वो बहुत ज़्यादा आधुनिक नहीं होती। श्रम और पूंजी दो प्रकार के साधन लिए जाते हैं, साथ में उन्होंने विकसित भूमि को भी सम्मिलित कर लिया है। तीसरी विशेषता यह है कि यहाँ साधनों की उपलब्धता को देखें तो श्रम सापेक्षिक रूप से प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। अब श्रम प्रचुर मात्रा में पाया जाता है और पूंजी जो है कम मात्रा में पाई जाती है, जिसके कारण उत्पादन फलन में अधिकतर श्रम प्रधान तकनीकों का प्रयोग किया जाता है। दूसरा क्षेत्र आता है हमारा औद्योगिक सेक्टर। इस सेक्टर की क्या विशेषता होती है? तो पहली विशेषता होती है कि साधनों में के तकनीकी प्रतिस्थापन की अत्यंत सीमित संभावना होती है, जिसके कारण यहाँ पर निश्चित तकनीकी गुणांक पाया जाता है। तकनीकी गुणांक का अर्थ ये होता है कि एक पूंजी का कितना प्रयोग हो रहा है उत्पादन के लिए। तो यहाँ पर क्योंकि उसको चेंज करने की बहुत कम संभावना पाई जाती है, इसका अर्थ यह है कि वो जो तकनीक है उसको चेंज नहीं किया जा सकता। यदि एक इकाई पूंजी कुछ मात्रा में श्रमिकों को रोजगार देती है तो वो सीमित ही रहेगा, और ये उत्पादन के साथ भी यही बात लागू होती है। तो इसे हम तकनीकी गुणांक कहते हैं। तो तकनीकी गुणांक में क्योंकि हम ज़्यादा परिवर्तन नहीं कर सकते, इसलिए रोजगार के अवसरों में वृद्धि नहीं कर सकते, वो अवसर भी सीमित होते हैं। दूसरा कि इस क्षेत्र में उत्पादन विधि अधिक पूंजी प्रधान पाई जाती है। यहाँ पर पूंजी का अधिक उपयोग होता है। जैसे कि हम कृषि क्षेत्र में देखें कि वहाँ श्रम का अधिक प्रयोग किया जाता है, श्रम प्रधान तकनीकों का इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पर उत्पादन में पूंजी प्रधान तकनीक का उपयोग किया जाता है। उत्पत्ति के दो साधन यहाँ भी प्रयोग में लाए जाते हैं, श्रम तथा पूंजी, और साथ में विकसित भूमि को भी इसमें शामिल किया जाता है। अब इन क्षेत्रों के विशेषता के आधार पर क्या होता है कि औद्योगिक क्षेत्र में उत्पादन विधि अधिक पूंजी प्रधान होती है और इसमें तकनीकी गुणांक का विशेष महत्व होता है। क्यों? क्योंकि तकनीकी गुणांक यहाँ स्थिर रहता है और इसलिए यह क्षेत्र जो है बढ़ती हुई श्रम शक्ति के लिए पर्याप्त मात्रा में रोजगार के अवसर नहीं जुटा पाता है। और क्योंकि पूंजी निर्माण की दर जो होती है वो जनसंख्या वृद्धि की दर से कम होती है, क्योंकि अल्प विकसित देशों में पूंजी निर्माण की दर बहुत कम होती है, इसलिए यहाँ जो श्रम है वो पूंजी का तो पूर्ण प्रयोग हो जाता है, परंतु श्रम का जो है वो प्रयोग नहीं हो पाता, और इसका परिणाम होता है कि एक बड़ी मात्रा में श्रमिक जो है यहाँ बेरोजगार पाए जाते हैं। अतिरिक्त श्रम के लिए परंपरागत ग्रामीण क्षेत्र में प्रवेश के अतिरिक्त कोई चारा नहीं रह जाता, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में तकनीकी अनुपात को बदला जा सकता है। इसलिए श्रम की अधिक उपलब्धता को इस क्षेत्र में उत्पादन विधि को और अधिक श्रम बनाकर इनमें सामंजस्य स्थापित किया। चूँकि समस्त उपलब्ध श्रम खेती में खपा दिए जाते हैं, अतः क्षेत्र में श्रम की उत्पादकता शून्य या ऋणात्मक हो जाती है। यह स्थिति छिपी हुई बेरोजगारी की कहलाती है। यह स्थिति और भी खराब तब हो जाती है जबकि इस क्षेत्र में पूंजी प्रधान तकनीक का प्रयोग किया जाता है। स्पष्ट है कि तकनीकी द्वैतवाद के कारण अल्प विकसित देशों में बेरोजगारी बढ़ने की प्रवृत्ति पाई जाती है, और चूँकि औद्योगिक क्षेत्र का विकास विदेशी पूंजी की सहायता से होता है, क्योंकि विकासशील देशों में घरेलू पूंजी बहुत कम उपलब्ध होती है, इसलिए क्या है, इसका विकास के लिए हमको विदेशी पूंजी की सहायता लेनी ही होती है। तो औद्योगिकरण के परिणाम स्वरूप
क्योंकि विदेशी सहायता से हम औद्योगिकरण कर रहे हैं, तो इसके परिणाम स्वरूप जनसंख्या की दर की अपेक्षा पूंजी निर्माण की दर काफ़ी कम हो जाती है। और क्योंकि जनसंख्या वृद्धि की दर का पीछा नहीं कर पाती पूंजी निर्माण की दर, परिणाम ये होता है कि बड़ी संख्या में बेरोजगार या बेरोजगारी हमें दिखाई पड़ती है। तो हम उनकी कुछ आलोचनात्मक समीक्षा कर सकते हैं। तो इस सिद्धांत का गुण यह है कि तकनीकी द्वैतवाद के माध्यम से अल्प विकसित देशों में जो बेरोजगारी में वृद्धि हो रही है उसके समस्या को, उसके कारण को जाना जा सकता है गहनता से। और यह भी स्पष्ट करता है यह सिद्धांत कि यदि हमें विकास मॉडल कोई बनाया जाना है विकासशील देशों के लिए, अल्प विकसित देशों के लिए, तो पाश्चात्य ढंग का मॉडल यहाँ काम हमारे नहीं आने वाला है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, तो इस प्रवृत्ति को, इस अर्थव्यवस्था का जो क्षेत्र है उसकी क्या प्रवृत्ति है, ड्यूलिस्टिक जो थ्योरी है, उसको हमें ध्यान में रख कर बनाना होगा कि यहाँ की प्रकृति कैसी है अर्थव्यवस्था की, कैसे द्वैत अर्थव्यवस्था यहाँ पाई जाती है, द्वैत तकनीक पाई जाती है। तो ये इस सिद्धांत के गुण हैं जिसको कि हम नकार नहीं सकते। परंतु इसके बावजूद इस सिद्धांत की भी कुछ सीमाएं हैं, या बोले कि कुछ पहलुओं को इसमें छोड़ दिया गया है। तो आइए देखते हैं कि कौन कौन से बिंदुओं पर विचार करना इसमें बाकी रह गया था। तो सबसे पहले देखते हैं कि बेरोजगारी के कारण को तो इसमें बतलाया गया है, परंतु जो बेरोजगारी का यहाँ स्वभाव है, जो आकार है, उसको स्पष्ट नहीं किया गया है, क्योंकि बेरोजगारी के पूरे पहलुओं पर विचार नहीं करने के कारण ये सिद्धांत जो है वो अधूरा या एक पक्षी माना जा सकता है। परंतु हम कह सकते हैं कि बेरोजगारी की पूरी पहलुओं पर ध्यान देने पर इतनी गहनता से उनका अध्ययन संभव नहीं हो पाता। यही कारण होगा कि हिगिंस ने इसके एक पहलू पर ज़्यादा ध्यान दिया होगा। ग्रामीण क्षेत्रों में साधन संपन्नताएं और उत्पादन फलन से किस प्रकार बेरोजगारी बढ़ती है उसे स्पष्ट नहीं किया गया है, यह कहकर इसकी आलोचना की जाती है। तो वैसे उन्होंने स्पष्ट करने का प्रयास किया है कि कौन से साधन प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, तो श्रम पाया जाता है। और उत्पादन फलन कैसा होता है, तो वो क्योंकि श्रम प्रधान होता है इसलिए यहाँ पर खपा दिया जाता है। परंतु बेरोजगारी फिर क्यों बढ़ती है, तो ये भले दृश्य बेरोजगारी न बढ़े, लेकिन अदृश्य बेरोजगारी तो फिर भी यहाँ देखने में आती है। प्रोफेसर हिगिंस ने संस्थात्मक संगठनों की उपेक्षा की है, जो कि विकास के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं। संस्थागत तत्वों में आ जाते हैं साहसी किस प्रकार के हैं, सरकार की नीति कैसी है, वहाँ की संस्थाएं कैसी हैं, वहाँ के उद्योगपति कैसे हैं, पूंजीपति कैसे हैं, उनकी प्रवृत्ति कैसी है, नीतियाँ कैसी, बहुत सारी बातों पर विचार करना होगा जो कि विकास के लिए महत्वपूर्ण पहलू हैं। फिर इसकी चौथी यह आलोचना या दोष कहे जा सकते हैं कि ये कहा गया था कि जो औद्योगिकरण है किया जाता है या उद्योग क्षेत्र में जो विकास होता है वो विदेशी पूंजी से होता है, और ये माना जाता है कि विदेशी पूंजी अधिकतर श्रम बचतकारी तकनीकें लाती हैं, पर यह हमेशा यह ज़रूरी नहीं है। जो भी तकनीकें बाहर से आयात की जाएँ वो हमेशा श्रम बचतकारी हो, ये ज़रूरी नहीं है। पूंजी बचतकारी तकनीकें या श्रम प्रधान तकनीकों को भी हम आयात कर सकते हैं। इस प्रकार कह सकते हैं कि प्रोफेसर हिगिंस ने अल्प विकसित देशों की समस्या को एक पृथक ढंग से देखने का प्रयास किया है, और यह भी स्पष्ट किया है कि विकास के यदि मॉडल तैयार करना है तो करते समय इस समस्या को हमें ध्यान में रखना होगा, अर्थव्यवस्था की प्रकृति को जानना होगा, और एक प्रकार के देशी मॉडल की अनुशंसा उन्होंने की है जो कि देश की प्रकृति, इन देशों की प्रकृति और विशेषताओं पर आधारित हो, तभी यह मॉडल जो है हमारे विकास की समस्या का समाधान कर सकता है। इस प्रकार हमने देखा कि ड्यूलिस्टिक थ्योरी क्या है और उसकी क्या क्या सीमाएं हैं, क्या क्या विशेषताएं पाई जाती हैं।